पिछले दिनों आपका एमआईएम ने आपने वो सीट छोड़ दी थी। आपने कहा कि मैं आपकी पार्टी को छोड़ता हूँ कि आपकी सीट आपको मुबारक। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। फिर आपने दोबारा मांगे, तो वो रीज़न क्या था सर आपका? फिर तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझको बुलाया और मुझसे कहा कि आप एमआईएम जिसके नाम में है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राइट? तो ये जो नॉन मुस्लिम वोटर्स है, ये क्या सोचे इसके बारे में कि हम कैसे भरोसा करें कि आप हमको लेकर साथ में चलेंगे? किस्से के बारे में बताइए। वो सीन था क्या? 2 बार आपके कन्फ्रंटेशन हुए हैं। 2012 का टाइम था जब नीतीश राणा ने कांग्रेस क्विट किया था। उनसे कुछ बहस हुई थी जिसमें आप फ्रंट पे थे। माहौल था वहाँ पे, जिस तरीके से एग्रेसिव मूवमेंट भी हुआ है, तो उसी में बाचा बाची हो गई ना। सिर्फ फिर मैं जाके उसको खौफ हम लोग के पास करीब भी नहीं आता है। मैं जब मेरी ग्रेजुएशन कर रहा था ना सर, तो हमारे घर छोटे होते हैं। मेरे साथ साथ और भी ऐसे लोग थे जिनको रात में पढ़ना होता था, पर हमारे इलाके में लाइब्रेरी नहीं है। इस्माइल खान को जानते हैं आप? नहीं। मुंशी मुद्दीन यार को जानते हैं आप? नहीं। आप मधुपुरी के हैं? कैसे मधुपुरी वाले हैं? पिछले साल 1 करोड़ रुपया पास हुआ उसके लिए। ना नगर सेवक को पता है, ना एमएलए को पता है। सबको वोट चाहिए, काम किसी को करने का नहीं है। अल्लाह आपको हयात ही दे, लेकिन आपकी लेगेसी कैसे डिफाइन होगी? आपके बाद आपकी लेगेसी कौन लेके आगे चलेगा? जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी घर होगी। मैं अपने ही मोहल्ले को पूरी दुनिया समझता हूँ। मेरी गली मेरा मोहल्ला मेरा सबसे खूबसूरत मेरा मोहल्ला है। एक माँ जो हॉस्पिटल भी ले जाती थी, हमको खाना भी खिलाती थी, नहलाती भी थी, स्कूल भी जाती थी, हर काम करने के लिए माँ थी मेरी। वो माँ जिसके अजमतों को सलाम मिला है, वो माँ सबसे प्यारी थी मेरी। मैं जाने वाला वक्त हूँ सर, अल्लाह सबको हयात 100 साल की जिंदगी रब से मांगता हूँ मैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है हमारे लिए जाने वाला वक्त है। शुरू करते हैं लोकसभा का 3rd चैप्टर। 2 एपिसोड्स में आपके अच्छे फीडबैक आए और हमने आपके सारे फीडबैक्स को काम में लिया है। आज के चैप्टर में हमारा फोकस है बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट है, क्योंकि मैं भी बाइकल्ला की कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, तो ये बहुत स्पेशल एपिसोड होने वाला है। आज के हमारे गेस्ट है वो एक्स कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, एक्स एमएलए रह चुके हैं, बाइकल्ला के एक जानी मानी शख्सियत है और एक्स मुंबई प्रेसिडेंट ऑफ एमआईएम, और अभी वो एमआईएम की टिकट से बाइकल्ला की एमएलए की सीट कंटेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज वेलकम विथ मी मिस्टर फयाज अहमद खान। सर, वेलकम टू आवर शो। मैं आपको क्या कह के एड्रेस करूं? सर बोलूं, फयाज खान बोलूं, क्या बोलूं? देखिए, मेरे इलाके में बाप भी भाई बोलता है, बच्चा भी भाई बोलता है। अब भाई बोलने बेहतर रहेगा। मेरे इलाके का मैं कॉमन मैन हूँ और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ मैं। बच्चे मुझको फयाज भाई बोलते हैं, उसके वालिद वालदा भी आके मुझको भाई बोलते हैं। अब भाई बोले, चाचा बोले, मामू बोले, दादा बोले, जो चाहे बोले, हर चीज में फिट हूँ, बैठता हूँ मैं। बढ़िया। तो मैं एक न्यूट्रल स्टैंड लेके मैं आपको सर बोलता हूँ। हाँ, चलेगा सर। पॉडकास्ट का फॉर्मेट ऐसा है, बहुत इजी फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन है। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने ऐसा कुछ सवाल पूछा तो आप मुझे रोक दो, कोई बात है ना? ठीक है। तो सर, पहला सवाल मेरे को आपसे ये पूछना था कि आपकी इलेक्शन की प्रेपरेशन कैसी चल रही है? आप क्या उसको कैसे एनालाइज करो कि प्रेपरेशन कहाँ तक का पहुंची? देखिए, मुझको चुनाव लड़ना ही नहीं था जी। और उसके ऊपर फैसला किया तो मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ और मेरा इंटेंशन था कि इंडिया अलायंस जो है वो किसी भी मुसलमान आदमी को टिकट दे, क्योंकि 47% मुसलमान है वहाँ पर। और एमपी के चुनाव में हमने वहाँ पर जो क्या कहते हैं उनका एमपी साहब, उनको हमने जिताया था। तो मेरा एक ही इंटेंशन था कि हिंदू मुसलमान को कि एक इत्तेहाद की सूरत में काम करना चाहिए। हमने एमपी तय, आप हमको एमएलए दें, चाहे वो सेना हो चाहे कांग्रेस हो, और हम मिलकर काम करें और उसको जिताकर असेंबली में भेजें। ये इंटेंशन मेरा था, लेकिन वो इंटेंशन पूरा नहीं हुआ और ये लोगों ने फिर अपनी सारी रवायत को तोड़ते हुए जमशेदपुर साहब को उन्होंने टिकट दिया।
तो ये कहना सही होगा कि इस इलेक्शन में जैसे आपने अपनी सीट कंटेस्ट करी है, ये रीजन ये था कि यहाँ से कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया गया। जी 47% मुसलमान यहाँ पर है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि कम से कम हमारी नुमाइंदगी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। हम चाहते हैं इंडिया अलायंस जो है मुस्लिम नुमाइंदगी को ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है सर, इसके ऊपर एक सवाल था जो काफ़ी कॉमन था। बहुत कम होता है किसी की लाइफ में कि उसके सपोर्टर्स और जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन हो कि पिछले दिनों आपका एमआईएम ने आपने वो सीट छोड़ दी थी, आपने कहा कि मैं आपकी पार्टी को छोड़ता हूँ, फिर आपने दोबारा मांगे, तो वो रीजन क्या था सर आपके जाने का? नहीं देखिए, बात सच, ये हकीकत है। मुझको नहीं पता था कि जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, क्यों की जा रही है। मुझसे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसका अरेंजमेंट करवा दें आप। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने अरेंजमेंट करवाया, थोड़ा फैसले में ताख़ीर हो गई। तो वहाँ पे मैंने जो मंजर देखा तो मुझको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई बात चर्चा करके करनी चाहिए थी। बगैर चर्चा करे करोगे तो इंसान हर्ट होता है, और मैं हर्ट हुआ ना, इसके लिए मैंने कहा कि भैया आप सीट भी पकड़े अपनी और पद भी पकड़े आप। ये सोचकर वहाँ से मैं चला आया। बट सर, आपको नहीं लगता कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट है एमआईएम के मुंबई के, रईस लश्करिया, वो मुंबई के प्रेसिडेंट भी है और उनको इलेक्शन भी लड़ाया जा रहा है। ये लिबर्टी इम्तियाज जलील साहब को दी गई, ये लिबर्टी रईस लश्करिया को दी गई, पर आपकी बात है तो ये लिबर्टी आपको क्यों नहीं दी है? भाई देखिए, इसीलिए अकबर साहब ने मीटिंग बुलाया था और सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है, हम लोग निर्णय में पहुंच चुके हैं, उस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं हमको। चलिए, अभी ये तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आप यहाँ जा रहे हैं। सर, एक कॉमन नैरेटिव है, मैं आपको बुलाने से पहले मैं जो मेरे दोस्त यार है मजगांव में, बाइकला में, जो नॉन मुस्लिम है, मेरी उनसे भी बात हो रही थी। तो जो हमारे सोशल मीडिया में नैरेटिव था कि एक मुसलमान लीडर हमको यहाँ से चाहिए, वो उन तक भी पहुंचा। तो लोग का बोलना ये है कि अगर कोई एक ऐसी पार्टी आ रही है, और ये मैं आपसे इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उस पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एमआईएम, जिसके नाम में कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, राइट। अगर आप शिवसेना या कांग्रेस को लेते हो तो इवन दो कोई नॉन मुस्लिम खड़ा होता है तो वो लोग हमारे इलाके में आके ऑफिस खोलते हैं, हमसे आकर मिलते हैं। आप एक ऐसा फेस है जिसको लोग जानते हैं कि इन्होंने कांग्रेस में आके काम किया है, बट अब जब एमआईएम का नाम आ रहा है तो ये जो नॉन मुस्लिम वोटर्स है, ये क्या सोचे इसके बारे में कि हम कैसे भरोसा करें कि आप हमको लेकर साथ में चलेंगे? इसके लिए आपका हिंदू वोटर्स के लिए क्या मैसेज है? देखिए, पिछले चुनाव के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पर थी और उसने फैसला किया कि हम पार्लियामेंट के चुनाव में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर हम हिस्सा ले लेते तो 1-2 सीट गिर जाती है। ये बात तो मानते हैं ना। अभी हमारे सेकुलरिज्म का क्या और क्या पार्ट रहेगा? हम चाहते हैं देश के हित में हिंदू मुसलमान कदम, और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाना हमको, इसकी लड़ाई लड़े हम तो ना। सही है, बट सर एक इनके मन में भी तो थोड़ा सा तो वो रहेगा ना कि एक पार्टी है जिसके नाम ही मुस्लिमीन आ रहा है। तो मेरा भाई, ये शिवसेना क्या है? हाँ, शिवसेना क्या है? पर सर वो हमारे इलाके में आके ऑफिस खोल, शिवसेना भैया, हाँ, हम उसमें फर्क क्या पड़ता है? ओके, हाँ, आज शिवसेना को हमने बाकायदा तौर पे हम लोगों ने वोट किया है, तो हाँ, और अगर हम वोट ना करते उनकी जीतना मुश्किल थी, और सिर्फ एमआईएम पार्टी जो है अपनी नुमाइंदे उतार देती तो 2-3 सीटें इनकी गिर जाती। सर ये तो मेरा भाई, हमारी मेंटलिटी वही है मेरा भाई, देश हित और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाना, उसकी लड़ाई हमारी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इस बार जो है आप किसी मुसलमान को दे और हिंदू भाई हमारा सपोर्ट करे, तो हिंदू मुसलमानों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता। तो सर उसमें भी तो ये हो गया ना हमारा से, फिर भी लोगों ने टिकट ले लिया, आपके अलावा भी लोगों ने जाके कंटेस्ट किया है, कैंडिडेट फाइल किया है। देखिए, हर आदमी अपनी सोच का मालिक है। मैं अब मुझसे पूछेगा जी क्या सही है क्या गलत, आपसे पूछेगा क्या सही क्या गलत, मैं जवाब दूं रखो ना। तुम अपनी जिंदगी को हर बर्बाद करो, सोच को क्यों खराब करो मेरा बच्चा। थैंक यू। एक सर मैं ना डेटा पढ़ रहा था, और लास्ट इलेक्शन का एक डेटा है जहाँ पे वोट शेयर था, जितने वोट्स हुए थे वहाँ पे 2019 का जो असेंबली का इलेक्शन यहाँ पे हुआ था, तो कुछ 41% वोट जो थे वो करंट एमएलए जो है यामिनी यादव, इनको मिले थे। 25% वोट जो थे वो वारिस पठान साहब को, जो कंटेस्ट कर रहे थे अपनी सीट को बचाने के लिए। 20% कंजर्वेटिव फिगर कांग्रेस को गया था, और 9% वाज गीता गवली, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों वोट स्कैटर्ड हो गए कहीं ना कहीं, तो इसके लिए ये जीत के एमएलए बनकर आ गए।
आपको लगता है कि ये रिपीट होगा अभी, क्योंकि एक तो वो अपनी सीट डिफेंड कर रही है, यामिनी यादव लड़ रहा है, लेकिन सामने मनोज जांसुटकर है जो मेरे ख्याल से महाविकास आघाड़ी का एक बहुत बड़ा वोट है, आप कंटेस्ट कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा लेगेसी है बाइकला में, तो आपको लगता है ये वोट शेयरिंग सिनेरियो दोबारा होगा, या आपका क्या थॉट है कि ये नहीं होगा? आप तो मजगांव में रहते हैं ना? अरे सर, मैं मदनपुरे का हूं, ऐसे नहीं। बोलिए। मजगांव में रहते हैं, मदनपुरे भी है, आपको हालात का अंदाजा है जी लोग क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं। जाके देखिए ना, सुनिए ना, फिर यकीन कीजिए, मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। सर, हम तो अभी मनोज जांसुटकर को भी बुलाना चाह रहे हैं कि हम नहीं, बुलाइए ना, बुलाइए, बेशक सबको बुलाइए, आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए, समझे ना, सबका व्यू दीजिए पब्लिक को। जहां तक मैं अपनी बात करूंगा, मैं जमशेदपुर साहब की बात नहीं करूंगा। नहीं मैं खुद एक उम्मीदवार हूँ, मुझको उम्मीद है कि इस बार जनता मेरा इंतखाब करेगी, क्योंकि मेरा जो 25 साल का कैरियर जो है लोग देख चुके हैं। जी, एक बहुत एक्सटेंडेड पीरियड आपने इस एरिया में निकाला। यस, ठीक है सर, आपकी पॉलिटिक्स के करियर के ऊपर मुझको आना था, बट आपकी पार्टी के ऊपर सर एक सवाल था मेरा। अभी नीतीश राणे के ऊपर जो एक्शन लेना था, उसके लिए एमआईएम ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। इम्तियाज जलील साहब उसका लीड कर रहे थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं, एंड आई एम सॉरी टू से दिस, वो उनके फेवर में भी आया कि उनको फेम मिला कि इम्तियाज जलील साहब ने लीड किया। बट एमआईएम ये क्यों भूल गए कि उनका एक्स मुंबई प्रेसिडेंट वही आदमी है जिसने नीतीश राणे को, नारायण राणे को असेंबली में कन्फ्रंट किया। जी जी, ये उनको याद क्यों नहीं आया, जब क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कितना पावरफुल रिसोर्स था। नहीं, मेरा भी देखिए, औरंगाबाद से बम्बई शहर में आना था उनका जी, और जब बम्बई शहर के अंदर आए वो, उससे पहले मैं पद छोड़ चुका था, सीट छोड़ चुका था मैं। ताल्लुकात मरासिम आज भी मेरे हैं जी, लेकिन उस वक्त पार्टी के ओहदे पर मैं नहीं था। जी अगर होता तो मैं भी रैली में होता। सर, बात यहाँ पहुंची तो प्लीज वो किस्से के बारे में बताइए। वो सीन था क्या? 2 बार आपके कन्फ्रंटेशन हुए जी हैं। जी, एक मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2012 का टाइम था जब नीतीश राणे ने कांग्रेस क्विट किया था, जी जी, और कांग्रेस के लीडर्स की उनसे कुछ बहस हुई थी जिसमें आप फ्रंट पे थे, आप और भाई जगताप। सर वो क्या था, एक बार नहीं बताइए। मेरा भाई, माहौल था वहाँ पे, जिस तरीके से एग्रेसिव मूवमेंट भी हुआ है, तो उसी में बाचा बाची हो गई ना। सिर्फ फिर बात। मैं जाके उसको चौकी में कंप्लेन लिखाया मैंने उसके ताल्लुक से। अब वो चीज़ों को रिपीट करना अच्छी बात नहीं, थोड़ा सा इंसल्टिंग फील हो तो करता हूँ मैं, किसी इंसान के बारे में बुरा बोलना अच्छी बात नहीं है। बट सर, ये शख्स तो आज इतना एक्टिव हो गया है, पर आप मेरा भाई देखिए, अब मैं क्या बोलूँ मेरा भाई, कोई इंसान शेर की खाल पहले शेर थोड़ी हो जाता है मेरा भाई। सर, रिपोर्ट तो ये भी कि आपकी उसके उनके वादे, मतलब फादर से भी हुआ था कुछ, नारायण राणे से भी आपका जी जी जी, 1996 में जब पहली असेंबली थी नागपुर में, और 6 दिसंबर का वाकया है वो। उस वक्त जब पहला सेशन चल रहा था, और 6 दिसंबर के रोज जो है मैंने प्रोटेस्ट किया था वहाँ पर। मैंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर मैंने स्पीकर से मांगी इजाज़त मुझको अपनी बात रखने की इजाज़त दी, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया। बार बार एहतजाज करने के बाद मुझको स्पीकर ने मना कर दिया, लेकिन मैं अपनी बात बोलता ही जा रहा था, क्योंकि वो दिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने का काम किया गया, उसको फाड़ने का काम किया गया लोगों ने, और बाबरी मस्जिद शहादत का दिन था वो दिन। तो वो दिन बहुत ही अहम हिंदुस्तानियों के लिए है, और मेरे लिए बहुत अहम है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ा गया था उस दिन। तो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था मैं, तो पुलिस मान नहीं रहे थे लोग, तो फिर मैंने बैनर निकाल के लहराया वहाँ पर, तो बैनर छीन लिए लोगों ने। फिर मैंने टी शर्ट निकाल के, मतलब टी शर्ट निकाला मैं, इतने में राणे साहब आ गए सामने, तो उनसे मेरा थोड़ा सा मुँहमारी हो गई थी। फिर शाबी शेख आए, उनसे मुँहमारी हो गई, उससे माहौल ख़राब हो गया, पूरा सिक्योरिटी आ गई, पूरा माहौल ख़राब हो गया, और वो दिन हिंदुस्तान की तारीख में लिखा गया। इस वजह से 6 दिसंबर के दिन जो फैयाज अहमद ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया, ये बहुत अहम था। ये दिन मैंने सारे जो हमारे जितने भी थे, जैसे कि जो हमारे लोग, तो नाम नहीं लूँगा मैं, वो सब लोग वहाँ से चले गए। तनहा मैं था, और तनहा होने के बावजूद मैंने अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च किया, और उसके बाद से सेना बीजेपी में हिम्मत नहीं थी कि 6 दिसंबर के दिन वो सेशन ले सके। इसके तो लिए एक आदमी की इवेंट से उन सब लोगों के पसीने छूट गए, और सेशन को खत्म कर दिया गया, और अल्लाह ने मुझसे काम करवाया। सर सिर्फ मुंह मारी हुई थी।
नहीं, ठीक है, उसको यही कहेंगे मेरा भाई, बरसों गुजर गए उसके लिए, इसके लिए मुँहमारी करना सही बात है, ज़्यादा उसमें तफसील जानने की बात नहीं मेरा भाई। और ज़िंदगी हालात बनते और बिगड़ते रहते हैं, समझे ना। तो जो बातें हो गई हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में मेरा बहुत अहम इवेंट था जो आज तक मुझको याद है। क्योंकि ये अभी भी मदनपुर वालों को पता नहीं है कि नागपुर असेंबली को 6 दिसंबर के लिए बंद ही इसके लिए किया गया था कि हाँ, इवेंट हाँ जी। तो ये 6 दिसंबर के बाद से जो है 10, 12, 11 तारीख को सेशन लेते हैं, अब 6 को नहीं लेते तो सब अब वापस शुरू कर दिया होगा, पता नहीं मुझको। सर थोड़ा सा आते हैं आपकी लाइफ के बारे में, ठीक है, अभी इलेक्शन के ऊपर तो हम और डिस्कस करेंगे, पर आपकी एंट्री कैसे हुई सर पॉलिटिक्स में? आप स्टूडेंट देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर 3 टर्म का मास्टर कॉलेज का जीएस था मैं, और मेरे पे नजर जो है दत्ता सामंत की पड़ी, ओके, और श्रद्धाराव जी की, और इनके चुनाव में मैंने हिस्सा लिया। और मदनपुरी के अंदर बहुत यंग था, एनर्जेटिक था मैं, और बहुत लगकर काम किया मैं। तो दत्ता सामंत ने कामगार अघाड़ी से मेरा नाम दिया श्रद्धाराव को, इस बच्चे को लड़ाना है जी। जब आपकी उम्र क्या थी सर? मेरी उम्र 26, 27, 28 साल ही हुई। तो वहाँ पे श्रद्धाराव जी मुझसे मुलाकात थी, जो उसके नगर पालिका की यूनियन के वो प्रेसिडेंट थे, दत्ता सामंत जानते हैं, वो टिकट दिया मुझको, मैं चुनाव जीता जी। 26-27 साल की? हाँ, जीता मैं। उसके बाद सिलसिला चलता रहा, एमएलए बना, उसके बाद मेरी मिसेज एमएलए नगर सेवक बनी, मैं नगर सेवक बना, चलता है जिंदगी में, काम चलने लगा, काम होता है क्या। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आप क्या प्रोफेशन नहीं, मेरा एक ही एम था, मेरा आर्मी में जाने का। आप जाना चाहते थे? हाँ, आर्मी जाने का मेरा शौक था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, समझे ना जी। इसके लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया मैंने। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मेरा आने वाला सवाल भी आपसे ये था कि जब अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो कहीं आप ऐसे कोई रिसोर्सेज बनाएंगे कि हमारे इलाके के लड़के आर्मी में, नेवी में या ऐसे कुछ जाए, कि वो हमको कवर करना ही था। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने फिर कांग्रेस में थे, आप एमएलए बन गए। आप मेरे ख्याल से, मैं तो काफी छोटा था, मतलब आई एम नॉट इवन श्योर कि मैं जब पैदा हुआ था कि नहीं, बट आज के जो वोटर्स हैं वो आपके उस टेन्योर को नहीं जानते, क्योंकि वो सारे नए हैं, जितने भी नए वोटर्स अब आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इमेजिन करना भी एक बहुत डिफिकल्ट बात है कि कोई 27 साल का आदमी एमएलए का इलेक्शन हमारे इलाके से जीत जाए, जहाँ पे इतनी खींचतान है, और आप उस टाइम पे एमएलए बने, और फिर उसके बाद एमएलए में नगर सेवक के बाद बना। अच्छा, पहले 95 से 99 तक मैं एमएलए था जी। और 91 से लेकर मैं 95 तक मैं नगर सेवक था। कंटिन्यूस आप? हाँ, कंटिन्यू। तो सर अगर आप याद करना चाहे अपने उन दिनों को, और क्योंकि उसी पीरियड में राइट्स भी हुए थे, तो क्या ऐसी चीजें थी जो आपको वहां पे ऐसे लगी कि यार मेरे टेन्योर में मैंने ये चीजें बदली है इस इलाके में? देखिए, मेरा इलाका जो है ये बहुत ही महफूज इलाका था राइट्स में जी। यहाँ पे हम लोगों ने 22 से 25 हजार लोगों को पनाह दी थी जी। और घरों से मेरे लोगों ने अपने खाने को आधा करके खाना जाके उनको खिलाया है। मदनपुरी की खासियत है, हमारी माँ बहनों ने घर से खाने लेके खिलाया है, और 25,000 आदमी को रिलीफ के तौर पे हम लोगों ने 10 दिन तक का रखा था यहाँ पर। ये बहुत बड़ा इवेंट मेरे इलाके के लोगों ने किया, मेरी माँ बहनों ने किया, मेरे भाइयों ने किया, और सबको मेहमान के तौर पे सबको स्कूलों में रखा, मैदानों में रखा, मस्जिदों में रखा हमने लोगों को, ताकि लोग सुरक्षित आ गए, सेफ रहें, सेफ पैसेज दिया हम लोगों ने। तो हमारे इलाके में कहीं पर कोई फसादात नहीं हुआ और सेफ बना कर रखा कि फसाद की जगह ही हम लोगों ने नहीं दिया। और ये इसको लोग बाद में मैडमपुरा बोलने लगे, ये बोले मदनपुरा नहीं, ये मैडमपुरा है। बोला ठीक है मेरा भाई, जो भी चाहे बोले, लेकिन मेरा काम नहीं, वो एक लोगों का एक वो है ना कि यहाँ पे भी मैडमपुरा है, चलता है ना, क्या है क्या नहीं। बट आपको डिफिकल्टी हुई थी उस दौरान में, लाइक आपको खतरा था बाहर जाके लोगों को लाने में? वो खतरा तो था मेरा भाई, क्योंकि इंसानियत जो है वो कभी कभी अलग अलग रूप इख्तियार कर लेती है, और हमारा तो काम ही है लोगों को बचाना, लोगों की मदद करना, लोगों को प्यार से सहलाना, तो हमारा काम ही वही है मेरा भाई। और मरेंगे, अगर मौत से डरेंगे तो काम नहीं कर सकते हम लोग। सही है सर। आपने आपकी वाइफ का जिक्र किया कि वो भी नगर सेविका थी। सर ये एक लड़की का क्वेश्चन है आपसे,
और उन्होंने मेरे को बोला कि आपसे पूछे कि जब वो सीट फीमेल हुई तब वो वहां लड़े और जीते और उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव सीट्स हासिल जी करी। जी। उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? नहीं, मेरा देखिए उनको लड़ना ही नहीं था चुनाव, जी लेकिन हमारे जो गुरुदास कामत साहब मरहूम थे, जी वो सीट लेडीज हो गई है। तो उन्होंने मुझको बुला के बोला कि सीट लेडीज हो गई है और तुम्हारी मिसेस को लड़ाओ। मैं बोला सर वो नहीं लड़ना चाहती हैं, मुझको पहले कह दिया कि भाई मेरा घर भला मैं भली, ये राजनीति के चक्कर मुझको पढ़ना नहीं है, मेरे को मेरे घर में रहने दो। जी। नहीं, वो लड़ना पड़ेगा आपको, अच्छा। ये पार्टी का आदेश है। हाँ। मैं चुप हो गया, जाके बेगम को बोला कि भैया पार्टी का आदेश आया, आपको लड़ना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल काम है, और मुश्किल चलो लगते हैं देखते हैं, अल्लाह ने कामयाब किया उसके अंदर। उसके बाद फिर उनको कभी नहीं, मेरा वो आज भी अपने घर में फैमिली में मस्त है। वो उनको घर के अंदर पॉलिटिक्स चाहिए नहीं, घर के बाहर पॉलिटिक्स रखो। आप घर में हो एक अपने मियाँ बन के आओ, पोता पोती दादा बन के आओ, बच्चों के बेटा बाप बन के आओ, वो घर है। घर में पॉलिटिक्स नहीं चाहिए उनको। हाँ। बट सर आपको लगता है ऐसा होता होगा जैसे आप 25 साल से पॉलिटिक्स में है कि आप घर जाते होगे जब एक स्ट्रेस बन जाता है ना आदमी के ऊपर? नहीं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे एक इंसान के ऊपर भी, मतलब जैसे आप इतने लोगों से अगर आप मिल रहे हो, इतनी चीजें उतार चढ़ाव चल रहा है, तो घर जाके प्रोसेस क्या होता है कि मैं कैसे इसको उतार के साइड में रखूं, और अब मैं घर में हूं तो मैं एक हस्बैंड या एक बाप बनूं ऐसे? मेरा भाई, मेरे घर का माहौल अलग है जी। जब घर का दरवाजा खोलता हूँ तो मेरे पोता पोती देख लेता हूँ। मैं दरवाजे पे आ जाते हैं, लटक जाते हैं, चढ़ जाते हैं, कोई जेब में हाथ डालता है, कोई इसको डालता है, सब भूल जाता हूँ मैं। हाँ, घर में जाता हूँ मैं, बेगम मुस्कुरा के देखती है, सब भूल जाता हूँ मैं। बढ़िया सर, इस पे हमको आना था आपकी पर्सनल लाइफ पे। और आपकी और आपकी वाइफ की सर मुलाकात किधर हुई थी? देखिए, ये मेरी मुलाकात तो उसकी बहुत बड़ी कहानी है, कभी और बताऊंगा। आप शॉर्ट में बता दीजिए। मेरा भी एक्चुअली मेरी लव मैरिज भी नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। ओके। वो बुनियादी तौर पे पहले पारसी थी जी। बाद में अपना ये जमात साहब के मालेगांव में जमात साल है जी। वो मदरसे में तालीम हासिल की है। उसके बाद मेरी निकाह में वो आई है। हाँ, तो मुझसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर मेरी निकाह में वो आई है। तो ये अरेंज मैरिज है? हाँ, अरेंज मैरिज था। हाँ, अरेंज मैरिज था, क्योंकि मेरा एक दोस्त है नूरानी जी। हाँ, उसने जाके रिश्ता लगाया था वहाँ पर। उसके भाई वगैरह मेरे दोस्त थे, तो जाके रिश्ता लगाया, उनके वालिद से बात किया और इनसे बात किया तो ये एग्री हो गई। फिर जाके निकाह पढ़ा के काम खत्म किया हम लोगों ने। जब आप पॉलिटिक्स में आ चुके थे? नहीं, उसको पॉलिटिक्स में नहीं आया। नहीं, तो उनको अंदाजा था कि मैं इससे शादी करके पॉलिटिक्स में जाने वाला हूं? नहीं, उसके कई सालों के बाद जो है मैं पॉलिटिक्स में आया मैं। और उन्होंने सब स्टार्टिंग में तो मतलब किसी को भी ऐसा डर लगेगा ना कि कैसे जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्या करेंगे? वो शी अगेंस्ट? नहीं, डरना तो ना उनकी फितरत में ना मेरी फितरत में है, ये खासियत है मुझे। खौफ हम लोग के पास करीब भी नहीं आता है। ठीक है सर। अच्छा, आपके अर्ली डेज में सर जब आप कांग्रेस के साथ में थे जी, और फिर आप जैसा आपने बोला कि आप चुन कर आए, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक टाइम आया, अभी रिसेंटली आपने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, फिर आप एमआईएम के साथ आए। सर कई एक ऐसा होता है कि आपका एक विजन होता है काम करने का, और क्योंकि पार्टी की तरफ से आता है कि यार ये नहीं कर सकते, ये सही नहीं है, ये गलत है, आप लोगों को फेस करना पड़ता है कभी कि ऊपर से इनका काम करने का तरीका बहुत अलग है पर मैं अलग तरीके से काम करना चाहता देखिए, ये हर पार्टी के अंदर होता है। जी। और गैरतमंद आदमी जब पॉलिटिक्स में जाता है तो उसको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है कि आदेश आ जाता है तो करना पड़ता है, लेकिन मैं आदेश उस वक्त मानता हूँ जो आदेश मेरे लिए सही हो, वरना मैं रिएक्ट करता हूँ मैं। और मेरा रिएक्शन ही सबसे मेरी आदत बन चुकी है कि ये आदमी बात मानता नहीं है। जो चीज़ गलत है तो गलत है, जो चीज़ सही है तो सही है। कोई एक एग्जांपल ऐसा होगा जहां पे आप लड़ गए होगे कि नहीं ये तो मैं करूंगा? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। 2014 में जी। मैं कांग्रेस में था जी। और मैंने एक 5000 सिग्नेचर करके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पहुंचाया जी। और ये कहा कि मौजूदा वक्त का जो विधायक है उसको टिकट ना दिया जाए, ठीक, क्योंकि 5000 लोग बहुत बड़ी अहमियत के हामिल थे। और मैंने अपना नाम पेश किया, अगर मेरे नाम से कोई गुरेज है आपको तो कोई भी शख्स मुझ जैसा या मेरी कमेटी के आदमी को उसको आप प्रेफर करें, उसको टिकट दें,
हम लोग सब काम करेंगे। जब टिकट अनाउंस हो गया तो उसी आदमी को रिपीट किया लोगों ने। ये मधु चौहान की बात कर रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा। मैं ले सकता हूँ? हाँ, आप ले सकते हैं ना, मैं मधु नाम चौहान की नहीं, बात हो रही है। मैं नाम नहीं, क्यों खामखा पब्लिसिटी दूं उसको मैं? ठीक। हाँ, क्योंकि वो आदमी हम लोगों की मिजाज में नहीं बैठता, हमारे मोहल्ले की मिजाज में नहीं बैठता, और इसके लिए मैंने उसके खिलाफ जो है मूवमेंट किया। उसके बाद चुनाव हुआ तो चुनाव में वारिस पठान खड़े हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। उस वक्त जो है अकबर साहब जो आए थे, उन्होंने मुझसे पहले मुझको ऑफर दिया कि भैया आप चुनाव लड़ें। मैं बोला सर मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ मैं, और गद्दारी करना मेरी फितरत में नहीं है। जो बात है फैक्ट बोलता हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, और कांग्रेस पार्टी मुझको टिकट देगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको टिकट देगी, कोई बात नहीं, अगर ना देगी फिर लड़ना। बोला फिर भी लड़ नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं नगर सेवक हूँ यहाँ पर जी, समझे ना। हाँ। तो उन्हें वारिस पठान के लोगों ने इंतखाब किया। हम लोग बैठ के मीटिंग किए तो बोला आज़ाद में भरते अपन ना, और पटकते अपन। तो मैं आज़ाद में भर दिया। फिर मैं गया इनके पास, अकबर भाई के पास। मैंने कहा मैंने आज़ाद फॉर्म भरा है, तो अब वारिस को भी ड्रॉ करो। क्योंकि आप पहला ऑप्शन तो आप ही थे। हाँ, मैं ही था ना। तो मेरे साथ काफ़ी अच्छे लोग थे मोहल्ले के। तो बोले फैज में भी उसका नाम अनाउंस हो गया है और पार्टी नहीं आई है। अगर हमने नाम वापस लिया तो पार्टी का इमेज खराब हो जाएगा। अभी आप ही फैसला करो क्या करें। तुमने कहा ठीक है, मैं अपना नाम वापस लेता हूँ मैं। ओके। बोले एक शर्त है, वारिस को जिताओ आप। ठीक है, तो जिताते हैं, मेहनत करते हैं इंशाल्लाह, और अब की मुझे भी जीतेंगे वो। तो वहाँ सेकेंड डे जाके फॉर्म वापस लिया, और वारिस के लिए मैंने काम किया, और वो जीता। जीतने के बाद जो कांग्रेस पार्टी में मीटिंग हुई, सब कांग्रेस के लोग, सब लोग आए थे, बैठे थे। वो व्यक्ति भी था जिसके खिलाफ हमने काम किया। तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि फैयाज मियां, आप पे ये आरोप है कि आपने कांग्रेस पार्टी का काम नहीं किया। हाँ, बोला बिल्कुल सही सर, मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलता, मैं सही बोलता हूँ मैं, और एक झूठ छुपाने 10 झूठ क्यों बोलूँ मैंने काम नहीं किया। तो बोले क्यों? तो गलतियां आप करें, हमेशा मेरी कौम क्यों भुगते? मेरी कौम ने लिख के आपको दिया कि इस आदमी को टिकट मत दो, आपने उसी को रिपीट कर दिया। क्या गुलाम समझते हैं आप हमको? हाँ, हम ना गुलाम थे, ना है और ना रहेंगे। हम एक जिंदा कौम है, और जिंदा कौम की अलामत होती है जब उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम होता है तो वो पलट देती है, और हमने पलट दिया। और जब जब गलती करोगे इससे बुरा हाल होगा। अब आपकी मर्जी रखो या निकालो, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आइंदा कोई भी काम हो तो हाईकमान से बात कर लेना। उसके बाद मेरी स्टैंडिंग कमेटी परिवार समिति ले ली गई, कोई बात नहीं, चलता है, इतना चलता है उसे। बट सर फिर वारिस पठान साहब जीते, और मैं आपका ही अभी इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे आपने बोला कि हमने बहुत मेहनत करके इनको जिताया और ये जीते बहुत जबरदस्त तरीके से। और उनके टेन्योर में सर आप उनका टेन्योर कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि आपका ही स्टेटमेंट है कि ये इनसे जो एक्सपेक्टेशन थी इन्होंने वो काम नहीं किया। मेरा भाई देखिए, वो वक्त का तकाजा था जी, और उस वक्त वो आदमी खड़ा हो चुका था, और एक आदमी जो हमारे लिए बहुत ही गलत आदमी था, तो हमको उसका साथ देना पड़ा। और उसके फादर जो थे मेरे बहुत ही दोस्त थे, पठान साहब जो थे वो जज भी थे, मेरे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। उनको देखकर मैंने सपोर्ट किया उनको, समझे ना। अभी आदमी अच्छा है बुरा है माथी पे तो लिखा नहीं होता है। हाँ ठीक है ना मेरा, जब इंसान जागे तब सवेरा। हाँ चलिए सर ये सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप अभी कंटेस्ट कर रहे हैं हमारे इलाके से, ठीक है, बाइकला से। भाई मेरा इलाका है, तुम्हारा नहीं है। मैं हमारा कहा सर। अच्छा हाँ, हमारा बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा हमारा, और आप मुझे भाई भाई बोल रहे हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ। मेरा बच्चा, ये इखलाक का मुजाहरा है मेरा बच्चा। तो सर क्वेश्चन ये था मेरा कि एक तो मैं उस विजन से आपके रिलेट कर रहा हूँ कि हमारे को मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव चाहिए हमारे इलाके से, बट ये एक मुद्दे के अलावा आपको क्या लगता है कि बाइकला में और क्या क्या काम करना चाहिए? अगर आप जीत कर आए तो ये गैप्स मैं देख रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये मेरे को फिल करना है अगर मैं जीत कर आता हूँ।
देखिए काम तो बहुत है, जी पुरानी इमारतें हैं, मेडिकल फैसिलिटी लैब से, जी एजुकेशन भी लैब से, समझे ना, रोड सही नहीं है, बिल्डिंगें सही नहीं है, हाउस गली सही नहीं है, ये सब चीज प्रॉब्लम बरसों से चलते चले आ रहे हैं और रोज रोज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बात यह है कि हमारी अपनी कम्युनिटी जो है जिसका वजूद मिटता हुआ जा रहा है, हमारे ताल्लुकात, हमारे सारे वसल खत्म होते चले जा रहे हैं और यही सियासी जो है हमको ज़बा कर रहे हैं। लोग अपने वजूद को मनवाना है, हमको अपनी सोच को मनवाना है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, ये बात बताना पड़ेगा हमको। ये देश के हम शहरी हैं, ये बताना पड़ेगा हमको। आज हम किस चीज़ में हम हैं? रेलवे में हैं हम, आर्मी में हैं हम, एयरफोर्स में हैं हम, हाँ कौन सी चीज़ जगह हम बताइए ना। कारपोरेशन में हम लोग हैं, हाँ असेंबली में है, पार्लियामेंट में, कहीं नहीं ना, सिर्फ कई जगह छोड़कर जेल की सलाखों के पीछे 34% मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे। आज जितने भी इलाके देख लो ड्रग्स में डूबे हुए हैं। हाँ पूरी उम्मत को, कौम को खोखला बनाया जा रहा है। आज अपने वजूद को मनवाना है और वजूद को मनवाने के लिए हमको असेंबली की ज़मीन पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे खड़े होकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, तो हमारा वजूद माना जाएगा। तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपके हिसाब से मुसलमानों के ऊपर आ गया कि आज हम नहीं जमाने से चल रहा है, मेरे जमाने चल रहा है। एक शेर, लाठियां रोटी के बदले, हक के बदले गोलियां, ये हंसी तोहफा मिला है हमको आजादी के बाद। पर आपको नहीं लगता सर हमारा रिप्रेजेंटेशन, जैसा आपने कहा आर्मी और एयरफोर्स में नहीं है, पर ये तो कहीं ना कहीं हमारी कौम की भी गलती है ना। हमारा 85% का हमारा ड्रॉप आउट रेट है सर। कॉलेज बच्चे जाते हैं, 15वीं पढ़ने से पहले छोड़ देते हैं, तो इसमें हम लोग भी तो एज ए कम्युनिटी जिम्मेदार है ना। कैसे जिम्मेदार बताइए। आज बताइए कौन सा ऐसा घर है जहाँ माँ बाप नहीं चाहते उसका बच्चा पढ़े? एक घर बता दो मुझको अपना। हर माँ बाप चाहता है बच्चा पढ़े, लेकिन माली हालात कमजोर है और एजुकेशन फुलफिल नहीं कर पाता है। हर घर का बच्चा, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और देश की सेवा करे, लेकिन एक वक्त पे आने के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, बच्चा ड्रॉप आउट होता है। मेरा ये मसला है। आज आप कहाँ के, बिहार के, यूपी कहाँ के आप हैं कि महाराष्ट्र के आप हैं? मैं तो पैदा मुंबई में हुआ, मेरे वालिद सब यूपी, मतलब मेरे दादा यूपी में था ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। यूपी बताइए, यूपी से बम्बई आदमी क्यों आया? कमाई करे, अच्छी लाइफ मेरे लोगों को। सवाल का जो उसी छुपाई मेरा भाई। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश को आके अपनाया आपने ना। हाँ ये सिर्फ मुसलमानों में होता है मेरी जान। बट सर क्या हम ऐसा करेंगे कि हम मतलब एजुकेशन में जहाँ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, तो हम उनके लिए आसान कर दें? कि मैं आपको एक पर्सनल एक मेरा एक्सपीरियंस बता दूं और आप शायद रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप भी वहीं से आ रहे जहाँ से मैं आ रहा हूँ। और मैं जब मेरी ग्रेजुएशन कर रहा था ना सर, तो हमारे घर छोटे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रात में पढ़ने की वो फैसिलिटी नहीं ना, लाइट चालू करेंगे कहाँ जाएंगे। तो मेरे साथ साथ और भी ऐसे लोग थे जिनको रात में पढ़ना होता था, पर हमारे इलाके में लाइब्रेरी नहीं है, हमारे इलाके में कोई प्रोविजन नहीं है कि कम बैठे। एक लाइब्रेरी थी और जिसका मैं आपको क्रेडिट भी देना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने अरेंजमेंट किया था YMCA में। मैं खुद वहाँ एग्जाम बैठ के पढ़ा हूँ, वहाँ से कम 3-4 इंजीनियर्स को मैं खुद जानता हूँ, जिसमें शाह आलम थे, अलन लोग थे, वो लोग पढ़ते थे। बट उसके बाद से ये फोकस ही इस इलाके से चला गया ना, यहाँ पे लाइब्रेरी है। हम लोग जाते थे चरनी रोड पे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, और वहाँ पे फिर दूसरे मिलते तो एक माहौल बनता था। तो सर आपका प्लान है इसके ऊपर काम करने? मैं एक से बताऊँ आपको मैं जी। आपके पास YMCA था जी, मेरे पास YMCA भी नहीं था। मैं जाकर बॉम्बे सेंटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाई करता था। हमारे काला पानी के अंदर एक लाइब्रेरी थी, अवामी इदारा। दूसरा थर्ड गिलाबाई के अंदर एक लाइब्रेरी है। मोहम्मद मिठा को जानते हैं आप? नहीं सर, नहीं। इस्माइल खान को जानते हैं आप? नहीं। अब्दुल रहमान अंसारी को जानते हैं आप? नहीं सर, नहीं। मुंशी मुद्दीन को जानते हैं आप? नहीं। आप मदनपुरी के हैं? कैसे मदनपुरी वाले हैं? जो मदनपुरी की बुनियाद को ना पहचाने वो कैसे होगा मदनपुरी का? पर सर हमारे यहाँ तो इन सारे पढ़े लिखे लोगों को, या जो लोगों ने भैया मेरे उनके इतना कौन पढ़ा लिखा है?
तो सर इनको तो जिसने बढ़ाया नहीं जाता। अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल जी की बुनियाद डाला, जी महाराष्ट्र कॉलेज कायम किया, तिब्बिया कॉलेज कायम किया, यतीम खाना कायम किया, 28 इदारे कायम किया मदनपुरी के लोगों ने, उनको नहीं जानते आप? वो आदमी जो कि हर मुहर्रम के टाइम पे रुमाल पकड़े चंदा लेता था अंजुमन खैरुल इस्लाम के लिए, वो आदमी जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अंजुमन खैरुल इस्लाम को दिया पैसा, 28 इदारे पूरे महाराष्ट्र में कायम किया लोगों ने, और घर 10 बाई 10 का कमरा था मेरा भाई। आपको शायद पता नहीं बेटा। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े अचीवर्स, इतने हीरोज गए हमारे यहाँ पे कि जानते ही नहीं, मतलब मेरे से और भी लोगों के जो नहीं जानते। नहीं जानते हूँ, लेकिन गलत है। मैं जानता हूँ हाँ, ना, इसलिए, हाँ। मैं जानता हूँ ना बच्चा। जब मैं 10वीं में था, जी। पहलवानी का शौक था मुझको, और मेरे बाप मुझको फ्रीडम दिया, मतलब जा पहलवानी कर, समझे ना। 1 मरतबा फेल, 2 मरतबा फेल, 3 मरतबा फेल, 4 मरतबा फेल, 4 मरतबा फेल पास हुआ तो मेरी अम्मी मिठाई लेगी, पूरे मोहल्ले को बांटी, मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया, मेरा बेटा पास हो गया। मार्कशीट लेके मैं गया महाराष्ट्र कॉलेज, मुंशी साहब प्रिंसिपल थे मरहूम, उन्होंने देखा, रिजेक्ट किया मुझको, एडमिशन नहीं। नो। मैं किसी को बोला नहीं, घर पे आके बोलूंगा तो बेइज्जती होगी, रख दिया मैं। अखाड़ा पहले करता था मैं झूला मैदान में, का तो अखाड़े से आकर बैठा था नीचे गली के अंदर, तो इस्माइल खान साहब का घर ऊपर था, ओके तो मिठा साहब आए वहां पे, जी। और पहलवान कैसे हो? बोला अच्छा हूँ सर। कॉलेज जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हो आप? मैं बोला नहीं। क्यों? 4 मार्कशीट है मेरे पास, तो एडमिशन रिजेक्ट हो गया मेरा। मैं नहीं जानता कि मिठा साहब कितने बड़े हैं कॉलेज का, मुझको नहीं इल्म था ना। जो कपड़ा पहन के आओ, मार्कशीट लेकर आओ। इस्माइल खान साहब और मिठा साहब मुझको लेके मुंशी साहब के कमरे में, चैम्बर में बैठे। क्या कहेंगे, क्या कहा? आपने इस बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट किया, इन्हीं बच्चों के वालिद वालिदा ने ये इदारा कायम किया है, मदनपुरी के ईंट है यहाँ पर, और उन्हीं के लिए इदारा कायम किया हूँ मैं। 4 मार्कशीट, 5 मार्कशीट, 10 मार्कशीट होगी, आपको एडमिशन देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो पढ़ेंगे कहाँ? अगर नहीं दोगे तो पढ़ेंगे कहाँ बच्चे मेरे? ये आज उन्हीं की बदौलत आज तालिब इल्म मैं एज ए MLA, एज ए नगर से मैं बन गया। ऐसे मेरे साथ हजारों लड़के जो है आज बड़े बड़े ओहदे पहुंचे। आज मदनपुर में जो तालीम जो फैली है तो महाराष्ट्र कॉलेज की देन है, मिठा साहब की देन है, इस्माइल खान साहब की देन है, अब्दुल रहमान सारी की देन है, मुंशी मोहिउद्दीन याया की देन है, जो मदनपुर के अंदर इल्म आया है। तो ये हमारे पास बहुत बड़े अचीवर लोग हैं। सर सैयद अहमद का दूसरा रूप था ये लोग, जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन मैं और मेरे साथ तमाम लोग जानते हैं उसके लिए। तो ये अल्लाह का एहसान है कि हमारे पुरखों ने 28 इदारे कायम किए, और इंशाल्लाह उन्हीं के नाम से मैं बहुत जल्द में इदारा अनाउंस करने वाला हूँ इंशाल्लाह, तालीमी मरकज। सर एजुकेशन में तो कुछ भी काम होगा, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग बहुत सफर कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक आपने, मैं जब स्कूल में था ना सर, राजीव गांधी फुटबॉल कैंप लगता था। हाँ। मैं तो स्पोर्ट्स में समझ लीजिए मैं इतना गंदा था कि मैं लास्ट नंबर भी नहीं आ पाऊँ, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे दोस्तों की लाइफ बदल गई है राजीव गांधी फुटबॉल कैंप से। फुटबॉल उन लोगों ने खेला और उनकी लाइफ में स्पोर्ट्स आया। तो सर ये पहला तो ये कि ये बंद क्यों हो गया, और दूसरा ये कि आप सिर्फ फुटबॉल को छोड़ के और भी स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे या होगा आगे, जैसे MMA, बॉक्सिंग, ये सब चीजें? नहीं बेटा, एक बात समझो आप, ये मदनपुरा है जी, मदनपुरा फुटबॉल की बुनियाद है। यहाँ से 500 से अधिक लोगों ने स्टेट को फुटबॉल खेला है, 16 लोगों ने इंडियन टीम को खेला है, राइट। 250 बच्चों को फुटबॉल पे रोजगार मिला है जी, ये अचीवमेंट मदनपुरे को हासिल है। इसके लिए फुटबॉल को मैंने मरकज बनाया। जी,
मैंने 50 फुटबॉल कैंप लगाए। कितना? 50 कैंप लगाए। 2019 के बाद से मैंने स्टॉप किया, क्योंकि कोरोना आ गया था, वो सब प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए बंद किया मैंने। जी जब से अभी तक बंद है। जी। और बंद करने की रीजन ये है कि 6 एकेडमी बन गई है हमारे यहाँ पर। ओके। 6 एकेडमी के अंदर 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चे ट्रेनिंग लेने आते हैं वहाँ पर। ओके। तो मेरा एम पूरा हो गया। 1000 बच्चे रोज आना शाम को 7 बजे के बाद YMCA ग्राउंड में ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। मेरा टारगेट पूरा हो गया ना। मैं वही चाहता था कि एकेडमी की शक्ल में बच्चे आए, पेरेंट्स आए, खेलें कूदें और बच्चे थके और सो जाएं। मेरा मकसद के पीछे ये है कि बच्चे जो आजकल मोबाइल देखते हैं जी, 5 साल के 3 साल के मोबाइल देखते हैं। मैंने आपका कैंपेन भी एक है अभी कैंपेन बचपन बचाओ। अच्छा, तो मुझको बच्चों को रोकना है जी। तो रोकने का तरीका मार पीट के नहीं, ठीक है डांट के नहीं, उनको खेल की तरफ डाइवर्ट करें। जी। खेल में बच्चा जाएगा, थकेगा, सो जाएगा और सुबह उठ के स्कूल जाएगा। तो मेरा कैंपेन यही चल रहा है बचपन बचाओ के ताल्लुक से कि 4 साल 3 साल 5 साल बच्चे जो है उनको मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी आई साइट वीक होती है, ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर हो जाता है। और जब बच्चा बैठकर खेलता है तो उसके मसल्स और बोन्स डैमेज आते हैं। जवानी पास करके बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है बच्चा और बीमारी अजाई लग जाती है बच्चों को। तो ये नुकसान देश का है, नेशन का है और हमारा और आपका नुकसान है। तो देश को बचाने के लिए बच्चों को बचाना जरूरी है, समाज को बचाने के लिए बच्चों को बचाना जरूरी है, हमको सुकून रहने के लिए बच्चों को बचाना जरूरी है। इसके लिए बचपन बचाओ की तहरीक चालू किया। इसके लिए फुटबॉल के अंदर मैं लगाऊं तो कि बच्चे आए, खेलें और जाएं। आज मदनपुरी के अंदर सबसे कम ड्रग्स है। पूरे मुंबई शहर का मुआयना कर लें आप, सब 80% साफ हो गया यहाँ पे ड्रग्स। वो एक बहुत बड़ा वेव आया था। बहुत बड़ा 180 रात जाकर मेरे साथ मदनपुरी के तमाम लोग, हमारी माँ बहनें, नौजवान और बूढ़े सब साथ में थे और बाकायदा बोलते मेरा बच्चा क्या पीता है, देखो जरा भाई उसको संभालो, ये रात में सोता नहीं है, क्या खाता है पता नहीं। खुद बोलते थे मुझको ना, फिर मैं टीम लेके जाऊँ ना। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि ये हमारे यहाँ पे जो ये बीमारी आई थी ड्रग्स वाली, और बहुत अंदर तक इसने पेनिट्रेट कर दिया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे लोग जो 1 साल पहले तक पढ़ रहे लिख रहे हैं, 1 साल के बाद नशे में चले गए। आपको क्या लगता है कि बच्चों को या हमारे यूथ को एक तो ये सब चीजों से दूर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो अवेयरनेस है जो आप क्रिएट कर रहे हो। मेरा भाई देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को उसको रोकने के लिए हिकमत से काम करें। बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दोगे आप, बच्चा खेलेगा, थकेगा और सोएगा और उसका सर्कल जो है ना वो स्पोर्ट्समैन का होगा और खेल कूद में लगा रहेगा वो, और धीरे धीरे जवान होगा वो और पढ़ेगा लिखेगा तरक्की करेगा। अगर सर्कल आपने तोड़ दिया उसका, हाँ, तो बच्चा आपसे निकल जाएगा। तो उसके सर्कल को मजबूत करो आप, स्पोर्ट्स को एज सब्जेक्ट लो आप, ऐसा स्पोर्ट्स मत लो आप। हर गेम का अलग सब्जेक्ट होता है, पैर से गेम होता है, कोई हाथ से होता है, हर एक चीज का डायग्राम होता है, हर एक चीज की वो कायदे कानून होते हैं ना, तो उसको सब्जेक्ट वाइज लो आप। बच्चा बॉक्सिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कराटे हो, चाहे वॉलीबॉल, कोई भी खेल हो, खेल खिलाओ बच्चों को आप, बच्चों को बचाओ। सबसे पहली चीज, देश का सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है अगर हमने इस पर फिक्र नहीं किया, गौर नहीं किया। नहीं सही सर, आई एग्री विथ यू ऑन दैट, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा रास्ता है इंसान की लाइफ को सुधारने का। सर, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि मैं न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, कोई बात नहीं ना, तो ऐसे कौन से 5 काम होंगे जो आपने सोचा कि यार ये पहले 5 काम है, मैं ये करूंगा अगर मैं इलेक्शन जीता हूँ, दीज विल बी माई फर्स्ट 5 टॉपिक्स जिसको मैं कवर कर दूंगा। अगर आप सोच रहे होंगे तो ऐसे क्या 5 काम होंगे आपके हिसाब से? सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा बच्चों के लिए बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि बच्चे जो है जो चीज चाहें जी, जो गेम खेलना चाहें उसको प्रोफेशनल तौर पे उनके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा मैं। और वो हर मतलब अलग अलग गेम्स की आप फैसिलिटी के बारे में बात करें, सिर्फ फुटबॉल? दूसरी चीज मेडिकल के अंदर जी, 1 विंडो काम होना चाहिए।
आज लोग परेशान हो जाते हैं पेपर वर्क करने में, जी चाहे बीएमसी स्कूल हो चाहे स्टेट स्कूल हो, जी। तो उसको एक सही करना मेरा काम है। तो ये वन विंडो आपका कैंपेन है कि नहीं, मेरा वन विंडो काम होना चाहिए। ठीक है। एक विंडो पे जाओ, आप सारे पेपर्स हर चीज मिल जाएगी, डायरेक्ट डॉक्टर पर जा चुकर बाहर जाओ, सही। परेशानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल समझे ना। और परेशानी का सब बहुत खराब होता है इंसान, एक तो बीमार होता है, कमजोर होता है, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होता है वो, और जब जाता है हॉस्पिटल के अंदर तो एक और बीमारी चल जाती है ना, और उनका एटीट्यूड उनका बहुत ही खराब रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एटीट्यूड उनका अच्छा हो और वन विंडो काम हो, ताकि ना आप परेशान हो ना पेशेंट परेशान हो। ठीक है। ये काम मुझे दो करना है। जी सर। दूसरी चीज, आज नौजवान बेरोजगार है, जी तो बेरोजगार के अंदर में सरकार से मेरी चीज है कि स्पोर्ट्स खाते के अंदर आप बाकायदा तौर पे सरकारी तौर पे 5% रिजर्वेशन दें आप, ठीक है। ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, खेल कूद को बढ़ावा मिले। कोई भी खेल हो, हर खेल को बढ़ावा देने के लिए कम से कम उसको रोटी रोजी से हमकिनार करना चाहिए। और ये 5% सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है सर कि 5% सबके लिए, सारे स्पोर्ट्स के लिए जी। समझे ना, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरा भाई। जी स्पोर्ट्स ही हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट। आज यूरोप वगैरह में क्या है, स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटी है, जी समझे ना। और स्पोर्ट्स देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसके हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं सर। और जो नॉन स्पोर्ट्स प्ले मतलब पर्सन है, जो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं कि उसको एक्सपोजर मिले? तभी होगा ना, जब 5% रिजर्वेशन दोगे तो फैसिलिटी मिलेगी ना। यहाँ पे जी आदमी लगेगा पीछे ना, अरे खेल के तेज जाएंगे ना। स्पोर्ट्स को अगर फैसिलिटी दोगे आप, तो कोई आज जैसे मदनपुरा है, जी 250 बच्चों को रोजगार मिला फुटबॉल, रेलवे में, इनकम टैक्स में, हर डिपार्टमेंट के अंदर फुटबॉल के जरिए गए ना। जी हाँ, क्यों गए? कि वहां पे कोटा था। बिल्कुल। उस कोटे को इंक्रीज करो आप, ओके रिवाइव करो आप, ओके। ताकि बच्चे खेल के तो तवज्जो दें। कॉलेजों में खेल फैसिलिटी मिलना चाहिए, तब जाकर काम होगा, तब जाकर नाम होगा मेरा भाई। और सर ये तो मेरा सवाल ये था कि ये तो स्पोर्ट्स वाले होगा ना, जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ तो मेरे लिए क्या पैसेज आप सोच रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है, कुछ जो स्पोर्ट्स में नहीं है, तो इनके लिए कुछ अलग प्लान्स है आपके कि इन लोगों को भी पुश करा जाए कि जैसे इनके लिए अरेंजमेंट हो रहा है? ऑब्वियसली आप जॉब तो नहीं दिला सकते, लेकिन आप एक रास्ता तो बनाएंगे, तो उसके बारे में आपका क्या प्लान है कि जो नॉन स्पोर्ट्स प्लेइंग है उसके लिए कुछ करूँ? देखिए, अभी नॉन स्पोर्ट जो है, हर इंसान स्पोर्ट्स नहीं खेलता है, लेकिन कोई ना कोई खास उसके अंदर खास होती है। किसी की राइटिंग वो अच्छी होती है, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, कोई म्यूजिशियन होता है, कोई ना कोई एक आर्ट आदमी के अंदर होता है जो इंक्लूड करता है इसके अंदर ना। उस आर्ट को निखारना चाहिए हमको। जैसे पेंटिंग हुआ, हाँ, म्यूजिशियन हुआ, एक आर्ट है, इसको अपने को इंक्रीज करना चाहिए लोगों के बीच में। और ये इंसान जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई ना कोई फील्ड में, कोई ना कोई चीजों में एक चीज को पकड़ रखना चाहिए इंसान को। ठीक है सर, ये हो गया एजुकेशन के ऊपर, आपने बताया हेल्थ के ऊपर, आपने बताया ये चीज आप करेंगे वन विंडो। सर हमारे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ प्लान है क्या? हमारा पार्किंग की इतनी दुविधा है, और 2024 में हम लोग आज भी रास्ते के ऊपर ही। देखिए, अभी बीच में हमारे एक साहब थे जिन्होंने 125 करोड़ रुपया पास किया था झूला मैदान को पार्किंग बनाने के लिए। आप रईस शेख की बात कर रहे हैं? मैं नहीं नाम लूंगा, मैं ले सकता हूँ, मैं क्यों पब्लिसिटी दूं किसी को मेरा भाई। उसके लिए मैंने मूवमेंट चलाया था, क्योंकि बाजू में 1600 पार्किंग है रहेजा में, तो यहाँ पे 120-130 पार्किंग की जरूरत क्या? और वो हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे बड़े बड़े नेता आकर भाषण कर गए, देश का फ्रीडम मूवमेंट चलाए हैं। उस जगह को 10-10 फीट अंदर करने के बाद 1 फीट नीचे खोद के 6 फीट ऊपर, तो ग्राउंड कहाँ रहेगा मेरा भाई? वो हाँ, सबसे पुराना अखाड़ा वहां पर है, जो 100-150 साल का पुराना अखाड़ा है वहां पर। हाँ, उसको खत्म करेंगे आप? तो हिस्टोरिकल चीज को डिस्टर्ब करने का मैंने बाकायदा उसके पीछे मूवमेंट चलाया, उसके पीछे मैंने काफी जद्दोजहद की, और मेरे साथ पूरे मोहल्ले के लोग थे। अगर आपको बनाना है तो आपके बाजू में गैरेज है, हाँ ठीक है ना, ओके। गैरेज जो है कम से झूला मैदान से बड़ा है, बिल्कुल। उसके ऊपर टावर खड़ा करो ना मेरा भाई।
बराबर। 1 2 3 4 5 6 खड़ा कर दो ना, उसमें बीएमसी की ऑफिस डाल दो, बीएमसी की पार्किंग सब कर दो ना, पर मेरा प्लेग्राउंड तो भी 100 करोड़ खर्च नहीं होगा आपका ना। ग्राउंड महफूज रहेगा और पार्किंग भी हो जाएगी, आपकी ऑफिस भी बन जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सिर्फ सरकार को लूटो, अपना जेब भरो, लेकिन वो जेब भरने दिया नहीं मैंने, उनको वापस जाना पड़ा। अल्लाह का एहसान है, आज भी झूला मैदान अपनी जगह पे महफूज है। सर उसको हम लोग ब्यूटीफाई करने के बारे में सोच रहे, अगर आप जीतोगे, जैसे झूला मैदान वाईएमसीए, इसको हम लोग और अभी पिछले साल 1 करोड़ रुपया पास हुआ उसके लिए जी, उसके ऊपर 1 करोड़ 10 लाख पास हुआ है। आप आके देखिए आप किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, वो नगर सेवक जाने, आमदार जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज भी डेब्रिस के लिए मैंने जिम्नेशियम के पीछे डेब्रिस पड़ी हुई है, आज ही मैंने खत लिखा है कमिश्नर महोदय कि ये क्या है। हाँ, दीवार बनाया आपने, दीवार की डेब्रिस छोड़ के चले गए, साल भर के ऊपर हो गया ये। है ना, नगर सेवक को पता है ना एमएलए को पता है, सबको वोट चाहिए, काम किसी को करने का नहीं है। जाके आप कल जाके देखिएगा, आप झूला मैदान के बैक साइड पे पूरी दीवार की टूटी पड़ी हुई है, डेब्रिस पड़ा हुआ, कचरा पड़ा हुआ, वहां पर जाके देखिए आप ना। नहीं ये सच बोल रहे, क्योंकि मैं तो जाके देखिए आप ना, इसके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा भाई ना, मैं तो हर चीज जानता हूँ ना मेरा भाई। और सर आपने एक बार बहुत पहले वाईएमसीए में, जहाँ पे आपने पानी पीने का इंतजाम किया था और जहाँ पे स्टडी सेंटर बना था, एक मस्जिद भी वहाँ पे बनी थी, जी है ना, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट मेरे को याद है, मैं स्कूल में था और आप लोग का प्लान था कि वहाँ पे आप लोग कराटे सिखाने का प्लान कर रहे थे, बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने का प्लान कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट सर वैसा का वैसे ही है? मेरा वो प्रोजेक्ट ऐसा हुआ कि वहाँ पे मैंने जिम बनाया था जी, फिर उसके बाद ये अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलिंद देवरा जी, उन्हें तोड़वा दिया, दूसरा बनाया जिम, ओके, समझे ना। और एक ऐसे आदमी के हवाले कर दिया जो सिर्फ आकर वहाँ बैठता है, मेरे अंडर में नहीं है। ओके, और मेरे अंडर में जो है तकरीबन ये 2000 तक था, इसके बाद मेरी जो लीज कैंसिल हो गई, फिर कमीशन उसके ऊपर स्टे दे दिया। तो जो एक तबका जो है आज मैं मेंटेन करता हूँ मैं, और बीएमसी के अधिकारी आते हैं जाते हैं, बातचीत करते हैं और काम अच्छे से चल रहा। आज इतना बड़ी एकेडमी और 6 एकेडमी चल रही, मामूली बात नहीं मेरा भाई ना। नहीं वो तो सर वो पानी का इंतजाम होना, सब है, करना, पानी का इंतजाम भी है, ड्रेसिंग रूम भी है, स्टोर रूम भी है, आपको नमाज पढ़ने के लिए भी है, एजुकेशन हासिल करने, सब चीजें बनी हुई है, हर चीज वहाँ पर है। बढ़िया, ठीक है सर। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ मोटा मोटा कि आपके प्लान्स है, एक जितना मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि जो हिस्टोरिकली काम हमारे वहाँ हो रहे थे या जो हुए, तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे और आप उसको और आगे लेके जाएंगे। सर एक और थोड़ा सा आगे बढ़ता है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। ऐसे मेरे लिए मेरे वालिद साहब मेरे हीरो है, सरफराज और फैजान महल आप हीरो है। आपके वालिद साहब के बारे में आप इतना खुल के कभी ज्यादा मैंने आपके इंटरव्यूज में देखा नहीं है। आपके वालिद साहब कैसी पर्सनालिटी थे? देखिए मेरे वालिद साहब बहुत ही गरीब परवर इंसान थे। जब वो गांव से आए, एक चटाई लेके आए, एक चटाई लेकर आए। 2 भाई थे ये लोग। तो जमाल जब भुना हाँ पता, उसके सामने फुटपाथ है, आशा जी, वहां पे सोते थे दोनों भाई। और मेरे दोनों चाचा, मेरे अब्बा और चाचा जो है गाड़ी धोने का काम करते थे, जो टैक्सी में गाड़ी धोते थे। उससे पैसा जमा करके लोगों ने जाके जंजीरा मोटर स्कूल है थी जीजी हॉस्पिटल पे, पता नहीं, वहां जाके बड़े भाई ने ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग सीखने के बाद वो एक ट्रक पे ड्राइवर हो गए और मेरे वालिद साहब क्लिंडर हो गए। दोनों भाई साहब उसकी जिंदगी शुरुआत ही हुई। फिर दोनों भाई धीरे 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 पैसा जमा करते गए। हाँ, फिर उसके बाद अब पहले ओबराय मोटर बनाया, फिर अपना मोटर बनाया, समझे ना। इस तरीके से जर्नी मेरे बाप की शुरू हुई। तो जो शुरुआत थी बहुत ही जीरो से शुरू हुई। आज जितने भी लोग वहाँ पर हैं सब जीरो से आए हैं, आज हीरो बन गए हैं। आज ऐसे ऐसे लोग मेरे पास है जो अंगूठा छाप हैं,
लेकिन खरबोपति हो गए। राइट। तो मेरी ज़मीन जो है मदनपुरा है, ये बहुत बरकती ज़मीन है, मेहनत करने वालों को सराहती है। आज आप बिहार बाशनिगान के लोग देख लो, हाँ, आज आकर कितने ऊपर चले गए। तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा, और जो मेहनत करेगा उसको ज़मीन हमेशा अच्छा रखती है। सर आपके डैडी स्ट्रिक्ट थे या इजी गोइंग थे, कैसे नहीं, थे? मेरे वालिद स्ट्रिक्ट नहीं, मेरी अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ, मेरा भाई, मेरे बाप का मैं बहुत लाडला था। मैं स्किल में 4 मरतबा फेल हो गया, और जब फेल हुआ मेरी अम्मी जो है मुझको बोल करती है, तुम्हारे बाप है ना, ठीक है कोई बात नहीं। पहलवानी का शौक था, तो पहलवान को ज़्यादा बड़बड़ नहीं कर सकते ना, वो रवायत थी, पहलवान साढ़ है बोले, उसको कुछ बोलो मत, तो साढ़ था मैं घर का बस। तो आपको उनकी क्या क्या बातें ऐसी कुछ उनकी सीख होगी जो आपके जहन में रह गई होगी, कुछ बातें? जब मैं पहली मरतबा चुनाव जीता जी, मदनपुरी के लिए बहुत जोश में थे, पूरा पब्लिक पब्लिक पब्लिक। जब मैं घर पर गया तो बोले बैठ तू, कितना उठ पाया तू? बोला 8,000। तेरे सामने कितना उठ गिरा? मैं बोला कम से कम 8,000। तेरी जीत थी, नाकामी है बेटा ये। जब तक का तू वो जो तेरे खिलाफ गया है, जब तक उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, जब तक तेरी जीत नहीं बेटा। तेरे को मौका लाने दिया है, इस मौके को मत जाने दे। और जैसे आप जीते वैसे आपको उन्होंने वैसे ही बोला। और कभी भी सर झुका के चलना, बड़े बूढ़ों का एहतराम करना, बच्चों को प्यार करना, और ख्वातीन अगर आए तो नजर नीचे रखना, सर उठा के चेहरा मत देखना। ये मेरे वालिद की नसीहत है। और कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल मत करना। क्यों? बस उनकी जब बुरा वक्त आएगा तब तो सेकंड क्लास में जाओगे ना। हाँ, तो बुरे वक्त के लिए क्या पहले तैयारी करते हो ना। सही है ये, सही। अच्छा वक्त तो बीत जाएगा, बुरा वक्त आएगा। ये तो अच्छी सीख। और मैंने मेरे बाप की सारी बातें अमल की हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पुरसुकून लाइफ गुजर रही मेरी। जी, कभी आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ? ये हुआ 2008 में। और मतलब कुछ बीमारी थी या ऐसे? नहीं, एज फैक्टर था, लंग्स का इन्फेक्शन था उनको, लेकिन बहुत ही खुददार आदमी थे वो। और माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, और हमको हलाल पैसा खिलाया उन्होंने, कभी हराम नहीं खिलाया। और अल्लाह का शुक्र है वो हलाल खून मेरे अंदर आज भी दौर है, और इंशाल्लाह कभी भी हलाल खून हमेशा हलाल बोलेगा। तो आप अम्मी से ज्यादा डरते थे और अब्बू से नहीं? क्योंकि अम्मी नहीं, डरना एक बच्चे को होता है ना सर, माँ का हम डर। 10 भाई बहन थे, मेरे कितने भाई बहन को मत जान देगी 5 बहनें थी, 5 भाई थे हम लोग, सब तो अपने मस्त मस्त थे मेरा भाई। लेकिन अम्मी जो थी सबका ख्याल रखती थी वो, सब भाई बहनों का खाना नाश्ता देती थी, कपड़े धोती। वो उनका एक अलग मिजाज था, अलग सोच थी। वैसी खातून पैदा ही नहीं होगी आज तक में ना। 10 भाई बहन सब छोटे, स्कूल पढ़े, एक माँ जो हॉस्पिटल ले जाती थी हमको, खाना भी खिलाती थी, नहलाती भी थी, स्कूल भी जाती थी, हर काम करने के लिए माँ थी मेरी। वो माँ जिसके अजमतों को सलाम मेरा भाई, वो माँ सबसे प्यारी थी मेरी। हाँ, मेरे बाप कमाता था, मेरी माँ उस पैसे को संभाल के हम लोग को, तो माँ माँ होती मेरा भाई। आप काफी इमोशनल हो गए? नहीं है ना, माँ किसी को होगा तो इमोशनल हो जाएंगे मेरा भाई ना अपन। डेफिनेटली। मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि बहुत कम हम लोग सुनते हैं आपसे अपने, क्योंकि आप नहीं, यूजुअली आपका बहुत एक सीरियस पर्सोना आता है, क्योंकि आप हमेशा अलग अलग मुद्दों में हमेशा रहे। तो ये साइड जानने में तो बहुत अच्छा लगा कि हमको पता नहीं था ये सारी हिस्ट्री कि आपके वालिद साहब के बारे में। ठीक है ना मेरा भाई, वो कोई हकायक सच्ची हकीकत हो ना। सर आपने बहुत सारे सोशल इश्यूज में काम किया है, चाहे वो बॉम्बे में हो, बाइकला में हो। एक तो आपका ड्रग फ्री कैंपेनिंग बहुत चला था, और सर आपको लगता है कि कंप्लीटली खत्म हो चुका है हमारे इलाके से ड्रग्स एज एन इशू? नहीं, आज की तारीख में कमाटी पूरा शिफ्ट हो गया है। ओके। लोग वहां से खरीद के लाकर छुप के यहाँ पीते हैं। चालू है। जब तक आप जनरेशन को एजुकेट नहीं करेंगे, सही है, जब तक कोई मसले का हल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर उसके ऐसे पर्याय देने पड़ेंगे आपको, और नस्लों को स्टार्ट से आपको घेरना पड़ेगा।
ताकि नस्लें उस तरफ ना जाएं। आज स्कूलों तक पहुंच चुका है, कॉलेजों तक पहुंच चुका है नशा। सिर्फ मदनपुरी के अतराफ में तो नशा है ना, आज 80% साफ हो चुका है। मैं देखता रहता हूँ, कोई आदमी बेचता है, पुलिस को इन्फॉर्म करके उसे उठवाता हूँ मैं और तुड़ाई करवाता हूँ मैं। वो उसमें कोई राहत नहीं है। बेचने वाले पीने वाले बच्चों को रिहेब का दरवाजा दिखाता हूँ मैं। सही है सर। आपने मुंबई बाग जब यहाँ पे एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो आप उसमें काफी एक्टिव थे और वहाँ पे शायद आपकी कंट्रोवर्सी भी सर हुई थी किसी के साथ में। जी। वो एक्सपीरियंस कैसा था सर? वो कंट्रोवर्सी क्या थी? देखिए, वो कंट्रोवर्सी जो है वो मुझको हटाने के लिए की गई थी। मैं शमशेर खान पठान को 4 दिन जेल में थे, उसके बाद बम्बई बाग से उड़ गया था वो। तो क्यों हटा रहे थे आप लोग? तो अच्छा काम कर रहे वो हुकूमत नहीं चाहती थी कि वहाँ पर बम विभाग के अंदर कोई मूवमेंट चले। ओके। और हम 2 आदमी थे जो ये बात थी कि हमारा लक्ष्य उनको उठाना नहीं था। हमारी बहनों ने खुद से डिसाइड किया बैठने का, और जब उनकी मर्जी होगी तब उठाना। हम एज अ प्रोटेक्शन बैठे हुए और हमारे प्रोटेक्शन से बैठे हुए थे वो। तो मुझको और शमशेर खान पठान को और कई लोगों के नाम इंदराज थे केस के अंदर, जिसके वजह से मैं 4 दिन जेल की रोटी खा के इंशाल्लाह वहाँ से आया हूँ मैं। वो अल्लाह अलग सफ़र है, अलग मामलात हैं, उसके बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो बातें हुई गलत हुई हैं वो, और कौम की बच्चे बच्चियां बहनें बैठी थी, उनकी अजमत को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी ताकत को सलाम, कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के समाज के लिए बैठी थी वो, उनको सलाम। सर आपको लगता है कि ये दोबारा ये लोग लेकर आएंगे गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ देखिए, हुकूमत जो है किसी भी तरीके से मुसलमानों को सुकून में रहना देना चाहती नहीं। हर एक इशू इशू उठा के लाती है, मुसलमानों को तंग करती है, परेशान करती है, फिर दूसरा इशू आ जाता है। देश की तरक्की के लिए नहीं है, ये मेंटली तौर पर माइनॉरिटी को परेशान करने के लिए ये सारा काम काज हो रहा है। देश आज पीछे से पीछे जा रहा है। हिंदुस्तान और चाइना दोनों एक साथ में आजाद हुए, आज चाइना कहाँ निकल गया? वो डेवलपमेंट बहुत आ गया। आज अगर जैसे मैंने कहा आपको कि मैंने इंडिया अलायंस को कहा कि तुम किसी मुसलमान को आप टिकट दो, नुमाइंदगी दो, नुमाइंदगी खत्म हो रही है, ये हक है हमको कि अपने लोगों की नुमाइंदगी मांगी। मैंने अपने लिए नहीं कहा ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे सेना, दोनों को मैंने कहा कि किसी मुसलमान को नुमाइंदगी दे दो, आप उसको जिता के लाएंगे हम, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हमने सेना के उम्मीदवार को जिताया है। अगर हम ना होते तो आप नहीं सकते, और मजलिस अगर उसमें इंटरफेयर करती तो जितना बहुत मुश्किल होता है आपका। लेकिन मैं बॉम्बे अध्यक्ष था, मैंने सबकी मीटिंग लगाकर बात का ऐलान किया कि हम कोई आदमी किसी को खड़ा नहीं करेगा। आप लोगों का कलेक्टिव डिसीजन था? मैं बिल्कुल समझे ना, और हमने खड़ा नहीं किया। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्या जो एमपी साहब हैं, उनको हमने जिताया जी। तो हमने ये कहा कि अगर मुसलमान देंगे आप तो बदल होगा। एमपी में हमने तुमको दिया, एमएलए तुमने हमको दिया, तो आपको दिया तो हम तो वोट डालेंगे ना, आपकी कौम भी डालेगी, तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद दिखाई देगा, यूनिटी दिखाई देगी, फिरकाना फसादात से लोग मुक्त हो जाएंगे और समाज अच्छे से आगे बढ़ेगा, देश अच्छे से आगे बढ़ेगा। हम ये चाहते थे, लेकिन उनके जहन में क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। नुमाइंदगी देने के बाद आज आ रहे वोट मांग रहे, भैया तुम वोट काटो भाजपा आ जाएगी। अभी तू ही तो पहले बोला था मेरा भाई, अब हमको बोल रहा है मेरा भाई। हाँ, 47% मुसलमान माइनॉरिटीज है। इसके बावजूद हमने इंडिया अलायंस को कहा कि तुम इस बार मुसलमान दो मेरा भाई, और ये हक है हमारा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर 34-35% जहां पे माइनॉरिटी वहां पे सीट देने का इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। उनके मैनिफेस्टो में मेरा भाई। ओके। तो मेरा भाई ये तो कोई भी हो आदमी, इंसानियत का तकाजा है मेरा भाई। तो सही है सर, ये आपका पॉइंट है। सर आपने इतना टाइम निकाला, कभी आपने देखा है कि इस तरीके का जो पोलराइजेशन हो रहा है, जैसे आप ले लीजिए नीतीश राणे का अगर मैं नाम लूं,
एक कंटिन्यूस तरीके से हेट स्पीच वहां से आ रही है, ऐसा नहीं कि हमारे साइड के नेता भी नहीं है। तो ये आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है पॉलिटिक्स में कि इतना गंदा माहौल हो गया कि इतने मेरा भाई तरीके से चल रहा है? ये कम ज़हन लोग हैं, ये देश के हित की नहीं सोचते, ये अपना मफाद देखते हैं। समाज को लाने का काम इनका है, जोड़ने का काम नहीं है। ये देश के वो दुश्मन हैं जो अंग्रेजों से बदतर हैं, अंग्रेजों से बदतर हैं ये लोग, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और कोई भी शख्स बाबा साहब अम्बेडकर को तोड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं उसको, ये बात तय है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। आज उन्हीं का संविधान है जो देश को जोड़ के रखा हुआ है। देश की आत्मा में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, और वो जब तक रहेगा तो देश सलामत रहेगा, और देश सलामत रहेगा रहेगा रहेगा। ऐसा देश तो हमेशा सलामत रहेगा, डेफिनेटली। Yes. सर, आखिरी के 5-10 मिनट है, अगर आप कुछ मैसेज अपने वोटर्स को बाइकला की कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं हमारे से, ये लास्ट 5 मिनट। देखिए, बाइकला की पब्लिक के लिए नहीं है, पूरी आवाम के लिए है। मेरी एज 64 है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल मैं जाने वाला कल हूँ। सर, अल्लाह सबको हायत 100 साल की जिंदगी रब से मांगता हूँ मैं, लेकिन आने वाला वक्त जो है हमारे लिए जाने वाला वक्त है, और आने वाले वक्त की हम कदर कर रहे हैं, नस्लों के लिए बेहतर काम करें। और आज के टाइम पे हमारी नस्लें जो है गुमराह हो चुकी है। नस्लों को बचा लो आप, नस्लें बचेंगी तो देश बचेगा, नस्लें बचेंगी समाज बचेगा, नस्लें बचेंगी हमारी तुम्हारी ख्वाहिशात बचेगी। तो नस्लों को बचा लो मेरा भाई, सब कुछ बच जाएगा आपका। ठीक है सर, बिल्कुल लास्ट और माहौल को एकदम शांत करते हुए, ठीक है, इग्नोर करते, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज पिक्चर की भी नहीं है, न घूमने की है जी। मेरा काम करना हॉबीज है। सर, मैं अपने ही मोहल्ले को पूरी दुनिया समझता हूँ। मेरी गली मेरा मोहल्ला मेरा, मेरी रोड मेरा मैदान मेरा, सबसे खूबसूरत मेरा मोहल्ला है। उससे खूबसूरत कहीं पर कुछ दिखाई देता नहीं है, ना मुझको कोई शौक है। सिर्फ शौक एक चीज़ का है, किसी गरीब की मदद करूँ मैं, कोई मजलूम आ जाए उसकी मदद करूँ मैं, चाहे फिर रात हो दिन हो, कोई भी काम मिले मुझको जो किसी मदद के लायक हो वो करूँ मैं, उसमें खुशी मुझको मिलती है। बट कभी ऐसा होता होगा ना सर कि जैसे मेरे दोस्त यार है, मैं इनके साथ बैठूं, हंसी मजाक करूं, ऐसे आपके ग्रुप के कौन लोग है ना, क्या करना पसंद है? अरे आधे तो खत्म हो गए उसमें मेरा भाई। तो अब बच्चे अभी बच्चे कुछ लोग, शरीफ भाई इंतकाल हो गए, अब बच्चे कुछ लोग बचे कि और कम ना हो जाए, इसके नाम नहीं लूंगा मेरा भाई, लेकिन बहुत से लोग थे जो, हम तो जाने वाला कल हैं, आने वालों की फिक्र है हमको। नहीं, डेफिनेटली सर। आप गाना ना सुनते हो सर? नहीं, कॉमेडी वीडियोस देखना? नहीं, मूवीज का शौक नहीं। आप मूवीज देखते ही नहीं? नहीं, मूवीज देखता हूँ मैं, आधी मूवी देख के उठ जाता हूँ मैं पूरी मूवी देखता ही नहीं मैं, कहीं पे देख ही नहीं पाता हूँ मेरा, तो बात ये है। हाँ, जवानी का दौर अलग था। क्या था सर उस दौर में? आप नहीं मेरा भाई, उस वक्त समझो अलग अलग मामला थे, समझो ना, तो पिक्चरों में जाया करते, तो अलग अलग बात है मेरा बच्चा। अभी तुम बच्चे इसके लिए बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन समझो मेरा कॉलेज का दौर था, कॉलेज का माहौल था, तो माहौल अलग रहता है बेटा। वो कौन सा एक्टर आपको पसंद है आपके जवानी में, यार ये अच्छा है, इसका स्टाइल वाला अच्छा लगता है? नहीं मेरा भाई, देखिए जहाँ एक्टिंग की बात है, दिलीप कुमार से बड़ा कोई एक्टर नहीं है मेरा भाई। अच्छा। हाँ, राजकुमार हुए, दिलीप कुमार हुए, अमिताभ बच्चन हुए, बलराज साहनी हुए, ये सब लोग क्लास आर्टिस्ट थे। और जो फिल्में उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी, जब से म्यार गिरा तो फिल्में देखना ही बंद कर दिया मैंने। अभी की मूवीज आपको पसंद नहीं, उसमें वो मजा नहीं मिलता है, वो अपना इंटरटेनमेंट नहीं होता उसके मेरा बहन, कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता है मेरा बहन। क्या देखेंगे उसको ना, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए उसका ना, कोई मैसेज पास होना चाहिए ना मेरा भाई। मैसेज है नहीं पिक्चरों में। सर, आपका ऐसा कोई दोस्त है जो एट ऑल टाइम आपको पता है कि शायद दुनिया मेरे से झूठ बोल दे कोई मसले पे, ये आदमी मेरे से सच हमेशा बोलता है ना? क्या नाम है उनका? नूरानी।
अच्छा, कहाँ रहते हैं सर ये? हरियाणा में, ये आपके बचपन? तुम्हारी गली में अपना आयास की के वहाँ शादी उनकी भी है। अच्छा, ओके। हाँ वो उनवानी है। हाँ तो आपके बचपन के दोस्त है मेरे सर? बचपन का साथी। आज भी आप लोगों का मिलना? हाँ बिल्कुल मिला जुलना है। सही है सर। तो मतलब आपको बेसिकली दोस्त यारों में घूमना फिरना ही आपकी हॉबी है? नहीं घूमना हॉबी नहीं है, पिकनिक चला गया मैं। मुझको ज्यादा मोहल्ले में रहने की हॉबीज है। सच बताऊं मैं, मुझको मेरा मोहल्ला दिखना चाहिए, मेरी गलियां दिखनी चाहिए, मेरा रोड दिखना चाहिए, मेरा मैदान दिखना चाहिए। उसकी वजह क्या है, हर आदमी जो गुजरता है जान पहचान का होता है। गली में खड़े जान पहचान के लोग होते हैं। तो जो हैबिट बन चुकी है ना, वो कहीं पे जाके फुलफिल होगी नहीं। कश्मीर में जाऊंगा झाड़ देखूंगा लेकिन आदमी देखूंगा तो बोले कहाँ कहाँ आ गया मैं। तो इंसान से इंसान की वाबस्तगी ही मेन चीज होती है, और जब वाबस्तगी नहीं रहेगी तो अच्छी भली चीज भी आपको खराब दिखाई देगी। तो सबसे बढ़िया मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका भाई गल्ला। सर आप मेरा मेरा बोल रहे, हमारा बोल दे। मैं हाँ भी चले, बोलता हूँ। हमारा इलाका ना मेरा भाई। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आपकी लेगेसी, अल्लाह आपको हयाती दे, लेकिन आपकी लेगेसी कैसे डिफाइन होगी? आपके बाद आपकी लेगेसी कौन लेके आगे चलेगा? आपका क्या थॉट है? देखिए मेरा भाई, जिंदगी मेरी है, अल्लाह ने मुझको अता की है। अल्लाह मुझसे मेरा हिसाब पूछेगा, आपसे आपका हिसाब पूछेगा। जी, मेरा काम है आपकी परवरिश करना जी, और मकसद देना मेरा काम है, उसको फॉलो करना आपका काम। मैं नहीं कहता कि मेरी कोई फॉलो अप करो आप ना, जो उस काबिल होगा वो करेगा काम। हाँ, उसको कोई नहीं कि फिर तुम जाके करो, नहीं, मैं उस चीज़ का कायल ही नहीं मेरा भाई। ठीक है सर। आपको शायरियों का भी बहुत शौक है? हाँ शायरी है। हाँ हाँ, आप मुशायरे एक करते हैं? सुना, शेर सुना हाँ, आपको? वो इसके लिए मैंने सुना। लाठियां रोटी के बदले, हक के बदले गोलियां, ये हंसी तोहफा मिला है हमको आजादी का बाद। सर आप मीम्स देखते हो? आपको पता है मीम्स क्या होता है? क्या? मीम्स? नहीं मुझको नहीं पता। सर ये सब आपके नए जनरेशन के जो वोटर है ना, ये लोग फनी वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन और उसके ऊपर हंसते हैं। नहीं भैया मैं नहीं देखता, मैं देखा पसंद भी नहीं है, और मैं पढ़ता भी नहीं, चक्कर पढ़ता भी नहीं है। नहीं ठीक है सर, मेरे तो सवाल खत्म हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये पॉडकास्ट करने का। मुझे नहीं पता कितना अच्छा आपको लगा होगा कि आज ये बात करके, बट हमने तो आपका एक नया साइड देखा आज। नहीं बेटा ठीक है, आप जनरेशन हो, तुम आने वाला वक्त हो, मैं जाने वाला वक्त हूँ। तो आने वाले वक्त को वेलकम करना चाहिए, जाने वाले वक्त को। नहीं मैं तो ऑल द बेस्ट, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को मुबारक करे, तरक्की करो और नाम रोशन करो माँ बाप का। यही ज़िंदगी में तमन्ना है, दुआएं तुम्हारे साथ इंशाल्लाह बेटा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको और हयाती दे। इंशाल्लाह एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। इंशाल्लाह। कूल गाइस। सर अगर आप बोलना चाहे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करा दो, बस इतना। अगर आपको नहीं भैया मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो वीडियोस को लाइक शेयर करा दीजिए। ये बहुत यंग बच्चे, एनर्जेटिक बच्चे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को शेयर करें, सपोर्ट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर।